हेलो एवरीवन, जब हम लास्ट वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और वहां पे हमने दो क्वांटम नंबर्स के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। कौन कौन सा? पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरा था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। आज हम उसी से आगे डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी केमिस्ट्री के लिए, चाहे हम वो इनऑर्गेनिक की बात करें, चाहे फिजिकल की बात करें, चाहे वो ऑर्गेनिक की बात करें, क्योंकि यहां से हम जो सीखेंगे वो हम आगे चल के पीरियडिक प्रॉपर्टीज में यूज करेंगे। ये कंप्लीट ये आप ये समझ सकते हो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन पार्ट चल रहा है जो कि पूरी केमिस्ट्री के लिए रामबाण होगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो हमारा तीसरा क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, किस तरीके से? सबसे पहली बात अगर यदि हम करें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम एम से इंडिकेट करते हैं, एम से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब एम से इंडिकेट किया, हमें देखो सबसे पहली चीज तो हमें जब तक ये ही नहीं पता था कि भाई एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, तब तक तो हम एक ही चीज सोच रहे थे जो हमारे सबसे पहले दिमाग में डाली गई थी, वो ये थी कि एक एटम होता है, एक एटम नाम की चीज होती है जो हम बहुत पहले समझ चुके थे या पढ़ा था, जिसके बारे में एटम होता है। ठीक है, अब एटम होता है, पहले तो ये बोला था एटम को तोड़ नहीं सकते, उसके बाद ये बोला गया, अब धीरे धीरे जब जब डिस्कवरीज हुई तो पता चला एटम में एक पार्ट होता है। पार्ट कौन होता है? जो कि सेल होती है। एटम के अंदर सेल्स होती है, जिसके बारे में हमने पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। हम ये पढ़ के आए, पहला क्वांटम नंबर हमने यही पढ़ा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद जो सेल होती है उसके अंदर भी पार्ट होते हैं और जिसको हम बोलते हैं सबशेल। सेल में सबसेल होता है, जिसके बारे में हमने दूसरा क्वांटम नंबर पढ़ा, दैट इज एल, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये पढ़ा। अब तीसरा एक और नया कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है और वो ये बोला जा रहा है कि सबशेल के अंदर भी एक और दरवाजा है, एक और दरवाजा है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है जिसको हम एम से इंडिकेट कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोल रहे हैं। और फिर ये बोला गया कि जो ये ऑर्बिटल्स है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही नहीं बैठे हैं, वो छुप के बैठे हैं। बात क्लियर है? तो हमारे पास यहां से ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। वो किसमें पढ़ते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। तो इसका मतलब ये चीज हमें समझ में आ गई कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो बताना किसके बारे में चाहते हैं? ऑर्बिटल्स के बारे में, और हमें ऑर्बिटल के बारे में बताने हैं। तो इसका मतलब हम तो क्या पढ़ेंगे भाई? कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, यही तो पढ़ेंगे भाई। अगर यदि मान लो मेरा कोई एटम है, उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे? बात क्लियर है? उसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये आती है कि ये किसने दिया था। तो देखो, मैग्नेटिक वर्ड से निकल के आ रहा है। मैग्नेटिक मतलब मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कौन बताता है? वो बताते हैं कि जीमन नाम के साइंटिस्ट, इन्होंने ही इसको एक्सप्लेन किया था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। एम, एम क्या होगा? कितने नंबर ऑफ एम होंगे जो भी किसी सबशेल में होंगे। अब ये बात तो ऑब्वियस ही है, अगर मेरे पास में इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये निकल के कहां से आता है? ये किस में प्रेजेंट होता है? तो हम कहेंगे सबशेल में होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी वैल्यू जो रिलेट करेगी वो एल से रिलेट करेगी। इसकी वैल्यू तो एल से रिलेट करेगी। अब वो कितनी होगी? तो वो वैल्यू होगी माइनस एल से, ध्यान देना, माइनस एल से प्लस एल, प्लस एल। अब वो वैल्यू कितनी भी हो, जैसे मान लो वो होती माइनस, अगर यदि मान लो एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू 2 है, तो एम की वैल्यू क्या होगी? एम की वैल्यू होगी -2। -2 से चलना है भाई, माइनस से +2 की तरफ जाना है, तो -2 के बाद में कौन आएगा? -1 आएगा। -1 के बाद कौन आएगा? 0 आता है। 0 के बाद कौन आएगा? +1 आता है। +1 के बाद कौन आएगा? +2 आता है। मतलब हमें इस तरीके से वैल्यूज निकालने, हम इनको अलग अलग तरीके से देखेंगे, अच्छे से निकालेंगे। तो मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं। ठीक है, तो पहले इस चीज को समझना है, एम की वैल्यूज क्या होंगी? तो एम की वैल्यू होती है -L to +L। क्लियर है? तो अगर यदि मेरे को यहां से एक टेबल बनानी पड़े, m इज इक्वल्स टू कितना होगा? अगर पहली चीज l इज इक्वल टू 0 है, l की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू 0, इसका मतलब क्या है? m इज इक्वल्स टू कितना होगा? m की वैल्यू कितनी हो सकती है भाई? l की वैल्यू जब 0 है तो 0 -0 +0 ऐसा थोड़ी हो सकता है। 0 तो 0 ही होगा, 0। और उसमें वैल्यू कितनी हुई? टोटल नंबर ऑफ वैल्यू 1 हुई।
ए की हुई, ए की वैल्यू है। अगर मेरे पास में L इज इक्वल्स टू 1 है, L की वैल्यू 1 है, 1 है, इसका मतलब क्या है, M की वैल्यू क्या हो सकती है, -L2 प्लस L, ये हो सकती है। माइनस एल रखो, -L दैट इज -1, -1 कहां तक जाना है, +1 तक जाना है। कितनी वैल्यूज और आ सकती है, तो -1 और +1 के बीच में कौन आता है, अरे भाई आपको सिंपल सा एक नंबर सिस्टम लाइन याद रखनी है। आपको किस तरीके से याद रखना है, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अब अगर यदि आप -1 to -1, अगर यदि L की वैल्यू 1 है तो आप यहां से यहां तक जाओ, L की वैल्यू 2 है तो यहां से यहां तक जाओ, L की वैल्यू 3 है तो यहां से यहां तक जाओ, बीच की सभी वैल्यूज को इंक्लूड करना है। यहां पे क्या है, L की वैल्यू 0, L की वैल्यू 1, L इज इक्वल्स टू 2, L इज इक्वल्स टू 3, इस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया, तो -1 0 -1 0 1 तीन वैल्यूज आ रही है, यहां पे लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ m वैल्यूज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ m वैल्यूज है दैट इज इक्वल्स टू 3, तीन वैल्यूज है, ध्यान देना है, एक ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल है, इसका मतलब यही तो हुआ। अगर मेरी L इज इक्वल्स टू 2 है, L की वैल्यू 2 है, L इज इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब मेरी m वैल्यू क्या होगी, देखो यहां से L की वैल्यू 2 है तो -2 -1 0 +1 +2, इसका मतलब इसको लिखेंगे -2 -1 0 +1 +2, इस तरीके से लिख दिया। यहां पे टोटल वैल्यूज कितनी है, दैट इज 5, 5 वैल्यूज बन रही है यहां पे 5। क्लियर हो गया। अगर मेरी L इज इक्वल्स टू 3 है, L की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब रखो यहां पे M की वैल्यू कितनी होगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, यहां से टोटल वैल्यूज कितनी है 7। ठीक है, अगर यदि मेरे को, एक तो ये तरीका है कि जहां पे मुझे कैलकुलेट करना पड़ रहा है, मुझे बार बार में कैलकुलेशन करनी पड़ रही है कि L वैल्यूज को देख के मेरे को क्या क्या चीजें निकालनी पड़ेंगी, कितनी वैल्यूज हो सकती है, ये तो मेरे को रैंडमली बोल दिया भाई इस तरीके से। अगर मेरे को कोई बड़ी वैल्यू दे दे, L इज इक्वल्स टू 10 है, अगर यदि मेरी L की वैल्यू 10 है तो बताओ उसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, तो अब मैं वहां पे ये थोड़ी लेके बैठूंगा भाई -10 -9 -8, इस तरीके से। मेरे को कोई डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए जहां से मैं ऑर्बिटल्स निकाल सकता हूं। तो यहां से मेरे पास एक फॉर्मूला दिया गया, और वो फॉर्मूला क्या दिया गया, वो ये दिया गया, m इज इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू L प्लस 1। जितनी भी वैल्यूज होंगी उसको ट्वाइस करो, जो L की वैल्यू होगी वो उसमें पुट करो, +1 कर दो। L की वैल्यू यहां पे कितनी है 0, तो 2 + 1 दैट इज 1। L की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1, 2 इंटू 1 + 1 दैट इज 3। L की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 2 + 1 दैट इज 5, 3, तो 2 इंटू 3 + 1 दैट इज 6 7। इस तरीके से मेरे पास ये वैल्यू निकल के, बात क्लियर हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। अभी तक जो पढ़ा है वो क्लियर हो गया। अब मैं इस चीज को समझने की कोशिश करता हूं, हम ऑर्बिटल्स को किस तरीके से इंडिकेट करते हैं, ऑर्बिटल्स को हम कैसे दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, तो हम दिखाते हैं उनको एक डब्बे के तरीके से। ऑर्बिटल्स को हम डब्बे की तरीके से इंडिकेट करते हैं, ऑर्बिटल्स को हम डब्बा बना के दिखाते हैं। भाई एक डब्बा हो गया, अगर मेरे पास में m की वैल्यू 1 है, इसका मतलब उसमें एक डब्बा, m की वैल्यू 3 है, मतलब इसमें 3 डब्बे। जो ऑर्बिटल्स हैं आप ऐसा लिख सकते हो इनको डब्बा, डब्बा बना के लिख लो। और आप क्या कह सकते हो, जितने नंबर ऑफ m वैल्यूज, मतलब उसमें उतने ही डब्बे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, m में कितने डब्बे, एक डब्बा। m की, अगर l की वैल्यू 1 है तो उसमें कितने डब्बे, 3 डब्बे हो सकते हैं, तो 3 डब्बे। l की वैल्यू 2 है, इसका मतलब वहां पे कितने डब्बे हो सकते हैं, 5 डब्बा। तो मतलब यहां पे हम दिखा सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5 डब्बे हो गए। यहां पे कितने डब्बे, 7, तो मैंने यहां पे 7 डब्बे बनाए, 1 2 3 4 5 6 बन गए 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डब्बे हो गए। बात क्लियर है। आप देखो अब एक चीज नोटिस कीजिए, क्या चीज, L की वैल्यू 0, इसका मतलब क्या है, L को मैंने कल नाम लिखना सिखाया था SPDF, इस तरीके से। अगर L की वैल्यू 0, इसका मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, S।
एस से इंडिकेट करते हैं। एल की वैल्यू 1 मैंने वहां पे क्या इंडिकेट किया था, P। एल की वैल्यू 2 D, एल की वैल्यू 3 F। हमने इस तरीके से लिखा था। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी S सबशेल होगी, S सबशेल, तो उसमें कितने डब्बे होते हैं। मतलब ये हो गया S सबशेल में एक डब्बा होगा, S सबशेल में एक डब्बा, P सबशेल में 3 डब्बे, 1 2 3, 3 डब्बे होंगे। P सबशेल हमेशा 3 डब्बे कैरी करेगी। D सबशेल में 5 डब्बे, 2 3 4 5, 5 डब्बे होंगे। और F सबसेल में 7 डब्बे होंगे, 3 4 5 6 7, इस तरीके से। बात समझ में आ गई। मतलब मेरे पास में S ऑर्बिटल होगा, हम सीधा S ऑर्बिटल भी बोल देते हैं या फिर S सबशेल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो उसमें एक डब्बा, P में 3 डब्बे, D में कितने, 5 डब्बे, और F में कितने, दैट इज 7 डब्बा। बात क्लियर हो गई, सिंपल क्लियर हो गया। तो हम इसको सिंपल तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो दिमाग में एक ही चीज चल रही होगी कि हम इनको याद कैसे रखें। बहुत सारी चीजें पीछे भी हो गई हैं, आगे भी हो गई, अब फिर आगे चलते जा रहे हैं, तो हमें नई नई चीजें सीखने को मिल रही है। अब अगर यदि आप इन तीनों चीजों को, जो मैंने पहले, दूसरे और तीसरा क्वांटम नंबर पढ़ा है, अगर मैं इसको एक कंपाइल करके एक पूरी एक अगर टेबल बनाऊं, तो उसे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत सारी चीजें उससे क्लियर होंगी, ठीक है। क्या समझने की कोशिश करते हैं, देखो ध्यान से। पहली चीज हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास पहली वैल्यू मैं यहां पे लिख रहा हूं शेल, ठीक है। उसमें कितनी सबशेल होंगी, कोई भी शेल है उसमें कितनी सबशेल होंगी, उस चीज के बारे में मेंशन करेंगे। और उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, उनको मेंशन करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल समझ में आ गई तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। अब मैं यहां पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं सेल। क्या सेल की वैल्यू कभी 0 हो सकती है? मेमोराइज कीजिए पीछे जो हमने पढ़ा है। क्या सेल की वैल्यू कभी 0 हो सकती है? नहीं हो सकती। इसका मतलब एन की वैल्यू, यहां पे हम एन वैल्यूज दिखा रहे हैं, यहां पे हम एल वैल्यूज दिखा रहे हैं, यहां पे एम वैल्यूज दिखा रहे हैं, ठीक है। सेल की वैल्यू 1, जब मेरी फर्स्ट सेल है तो वहां पे क्या कंडीशन है कि वहां पे एल की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? याद कीजिए जो कल हमने पढ़ा था। अगर किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज जाके पहले पीछे वाला लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि उसी से रिलेट होके हम अब जो टेबल बनाने जा रहे हैं वो इसी से रिलेट होगा, ठीक है। पूरा डिपेंडेंट है लास्ट लेक्चर पे। एल वैल्यू क्या होगी? एल वैल्यू होगी मेरी वहां पे 0। क्यों? हमने क्या वैल्यू पढ़ा था? एन की वैल्यू, एल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है? 0 से लेके n-1 तक होती है। 0 टू, आप यहां पे ये मेंशन कर सकते हो, 0 टू n-1, 0 टू n-1 एल वैल्यू ये होगी। तो एल की वैल्यू 0 होगी। क्या 1 हो सकती है? नहीं हो सकती। ये हमने पढ़ा है, पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा है, पीछे नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि n और l नेवर भी इक्वल टू l, दोनों भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। और दूसरी चीज हमने ये पढ़ी, n इज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी 0 नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ते हैं l इज इक्वल टू 0। पहली चीज हमने पढ़ी l की वैल्यू 0। अब 0 को हम किससे इंडिकेट करते हैं? दैट इज s ऑर्बिटल, s से इंडिकेट करते हैं। ऑर्बिटल कितने? l की वैल्यू 0 है, तो हम m की वैल्यू क्या होती है उसको हम दिखाते हैं 2l+1 से। l की वैल्यू रखो, l की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो यहां पे रखा तो एक ऑर्बिटल होगा, उसमें एक ऑर्बिटल होगा। एक ऑर्बिटल होगा तो हम उसको कैसे इंडिकेट करते हैं? एक डब्बा बना देते हैं। एक डब्बा बनाया, एक डब्बा बना दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है। दूसरे स्टेप पे आते हैं। क्या इसमें कुछ और हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? यहां पे 0 है, यहां पे 1 है, यहां पे ये 1 है, ठीक है, हो गया, बस खत्म हो गया, इसमें इतना ही है। दूसरी चीज पे आते हैं, दूसरे स्टेप पे पहुंचते हैं। तो मेरे पास में सेकंड स्टेप है n की वैल्यू 2, n इज इक्वल्स टू 2। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? पहली तो 0 हो सकती है, एक तो 0 हो सकती है भाई। 0 से लेके हमने कहां तक जाना है? n-1, n की वैल्यू 2 रखो, 2-1 दैट इज 1। एक l की वैल्यू 0 होगी, एक l की वैल्यू 1 होगी, 0 और 1। यहां पे हमने देखा l की वैल्यू 0, इसका मतलब मेरे पास में ये कैसा? s ऑर्बिटल, इसको हम s बोल देंगे। और ये p सबशेल, इसको हम p से इंडिकेट कर देंगे,
एच और पी दोनों से इंडिकेट कर दिया। अब एल की वैल्यू तो ये हो गई, एम की वैल्यू कितनी होगी, यहां से कितनी होगी, एम की वैल्यू रखो यहां पे, एम की वैल्यू तो 2 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज 1, और यहां पे 2 इंटू 1 इन प्लस 1 दैट इज 3। इसका मतलब यहां पे मेरे पास में एक डब्बा और यहां पे मेरे पास में 3 डब्बे। ये हो गया एक डब्बा और 3 डब्बा, ऐसा हो गया, एकदम क्लियर है। चलो, क्या इसमें कोई और ऑप्शन है, इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है, यहां पे और कोई चीज नहीं बन सकती, नहीं बन रही है। चलो ठीक है, अब देखो, अभी इसमें और इंक्लूड करेंगे, बीच में और चीजों का एडिशन करेंगे, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। मैं इससे आगे चलता हूं, अगर n की वैल्यू मेरी 3 है, n इज इक्वल टू 3, तो l की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, l की वैल्यूज हो सकती हैं 0, पहली चीज तो 0, दूसरी चीज 1, तीसरी चीज 2, यही हो सकती है, n-1 तक जाएंगे तो ये होगी। अगर मेरी 0 है तो 0 को क्या लिखते हैं, l की वैल्यू 0 दैट इज s, 1 दैट इज p, 2 दैट इज d होता है, इस तरीके से लिख दिया। यहां पर अगर मैं लिखने की कोशिश करूं 2l प्लस 1 तो m की वैल्यू क्या होगी, यहां पे 1 सीधा पुट करो, यहां पे 3, यहां पे 5, इस तरीके से होगा 1 3 5। और बाइटल्स बनाते हैं 1 3 5, 1 3 5 डब्बे बना दिए। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, आप 4 के लिए करोगे, आप नीचे करके देखना, खुद करके देखना, जब n की वैल्यू 4 होगी तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 0 1 2 और लास्ट में 3, 4 से एक कम तो 3, तो वहां पे 4 वैल्यूज होंगी, 0 1 2 3। अब उसके लिए डब्बे बनाना, उसके लिए कितने आएंगे, 1 3 5 और 7, इस तरीके से वैल्यूज आएंगी, आप उसको मेंशन कर लेना, ठीक है। इस तरीके से आप नीचे तक जा सकते हो, कितने भी बना सकते हो, क्लियर है। अब एक चीज नोटिस कीजिए, आप यहां पे आप क्या नोटिस कर सकते हो, आप यहां पे देखोगे कि मेरा एक ऑर्बिटल बन रहा है, यहां पे तो मेरा एक ऑर्बिटल बन रहा है, यहां पे मेरे पास में एक ऑर्बिटल प्लस 3 ऑर्बिटल 4 ऑर्बिटल बन रहे हैं, यहां पे तो 4 ऑर्बिटल बने, एक ऑर्बिटल बना, यहां पे मेरे पास कितने ऑर्बिटल्स बने, टोटल ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे पास यहां पे 9 ऑर्बिटल्स बने। एक चीज ध्यान से देखिए, एक ऑर्बिटल 2 3 4 ऑर्बिटल बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पे मेरे पास 9 ऑर्बिटल बने। जब मेरी n की वैल्यू, जब मेरी शेल नंबर है 3, जब मेरी शेल नंबर 2 है उसमें 4 बने, 1 है उसमें 1 बना। अगर यदि आप 4 के लिए देखोगे तो आप उसमें देखोगे कि 16 ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, 16 ऑर्बिटल बनेंगे। बात क्लियर है। अगर आपसे अब सिंपल तरीके से पूछा जाए एक क्वेश्चन कि एक शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, एक शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, तो अब आप यहां से देखो 1 का स्क्वायर दैट इज 1, 2 का स्क्वायर दैट इज 2, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 4 का स्क्वायर दैट इज 16। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ एक सेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, तो दैट इज n स्क्वायर, इतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, दैट इज n स्क्वायर। बात क्लियर हो गई, पहली चीज क्लियर हो गई, एक सेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, दैट इज n स्क्वायर, क्लियर। दूसरी चीज पे आते हैं। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यदि मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने की कोशिश करूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने आएंगे, इसमें 2 आएंगे, इसमें तो 2 ही आ सकते हैं, इसमें कितने आ सकते हैं, इसमें 2 इंटू 1 एक है, और 2 इंटू 3 दैट इज 6, यहां से तो 2 आ सकते हैं, यहां से आ सकते हैं 6, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए, टोटल 8 हो गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहां से आते, अब यहां पे मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहां पे 2 प्लस 6, यहां से 1 2 3 4 5 प्लस 10 यहां से,
तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से कितने हो गए? 18 हो गए। 18 हो गए हैं, 18 हो गए हैं। तो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें? शेल में। किसी भी एक शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? देखो ध्यान से, अगर यदि मैं इस 9 का स्क्वायर कर दूं, 9 का ट्वाइस कर दूं तो दैट इज 18। इसका ट्वाइस कर दो, ट्वाइस इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 8, और इसका 2 कर दो तो मेरे पास में, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 2n स्क्वायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एक शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? एक शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, वहां पे n की वैल्यू रखिए, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट होके आ जाएंगे। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 16 के लिए 16 में कितने आ सकते हैं? अरे भाई कल पढ़ाया हमने ये फॉर्मूला, आज हम अप्लाई कर रहे हैं। 16 इंटू 2 दैट इज 32, तो 32 आ सकते हैं। किसी में भी पूछ ले, आपको बोल दिया अगर यदि मेरी n इज इक्वल टू 10 है, हाइपोथेटिकली बोल सकते हैं n इज इक्वल टू 10 है, बताओ उस सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? तो आप सीधा फॉर्मूला पुट करो, 2 इंटू 10 का स्क्वायर दैट इज 200, बाय 200 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। बात क्लियर हो गई? एकदम क्लियर है? क्लियर? चलो, अब मेरे पास यहां से ये स्टेप मुझे समझ आया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने हो सकते हैं किसी भी शेल में। चलो, अब एक चीज यहां से नोटिस कीजिए, 1 के लिए केवल s ऑर्बिटल बने, 1 के लिए केवल और केवल s ऑर्बिटल बने, एक s, 1s। क्या हम 1p लिख सकते हैं? क्या हम 1p लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं क्या? तो हम कहेंगे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? p के लिए तो l की वैल्यू क्या होती है? l की वैल्यू 1 होती है, और l की वैल्यू 1 कभी नहीं हो सकती है। कब? जब n इज इक्वल्स टू 1 होगा। n इज इक्वल्स टू 1 तो l इज इक्वल्स टू 1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं? दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। बराबर नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास अगर मुझे ये चेक करना है कि कितने नंबर, या हम ये लिख सकते हैं 1s 1p, 1p लिखेंगे या नहीं? नहीं लिख सकते। ठीक है, मैंने यहां पे क्या लिखा? 1s, केवल और केवल 1s। दूसरे स्टेप पे आते हैं, जब n मेरा 2 है तो वहां पे क्या क्या चीजें मेंशन हो सकती? s भी लिख सकते हैं और p भी लिख सकते हैं। क्या d लिख सकते हैं इसमें? f लिख सकते हैं इसमें? नहीं लिख सकते। तो मैं इसके नीचे चलूं तो 2s लिख सकते हैं, 2p लिख सकते हैं, लेकिन हम कभी भी इसमें 2d नहीं लिख सकते, कभी भी हम इसमें 2f नहीं लिख सकते। बात क्लियर हो गई? नहीं मेंशन कर सकते। चलो ठीक है, ना तो हम इसमें 2d लिखेंगे, ना हम इसमें 2f लिखेंगे। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। 3 पे आते हैं, तो मैंने यहां पे देखा 3s 3p 3d, 3 वैल्यूज आ रही हैं, 3s 3p 3d। क्या 3f लिख सकते हैं? 3f लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्या 3g लिख सकते हैं? तो हम कह देंगे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इनकी वैल्यूज में जब g की वैल्यू देखेंगे तो l इज इक्वल्स टू 5 आएगा। f नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? f इज इक्वल्स टू, f किसके लिए होता है? जब n की वैल्यू किसके बराबर होती है? 3 के बराबर। l इज इक्वल्स टू 3, तो 3 होगा तो नहीं लिख सकते। बात क्लियर है? एकदम क्लियर हो गया? पूरा एकदम डाउट ध्यान से समझना है। तो अगर यदि मैं इस सीरीज को ध्यान से देखूं तो मेरे पास ये सीरीज कुछ ऐसी बन रही है, जिसमें मेरे को यहां से देखने को मिलेगा कि 4s 4p 4d 4f इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। 6 यहां पे आ जाएगा 5s 5p 5d 5f 5, आगे चलेंगे। ठीक है, जहां पे हम केवल f तक ही इसको इंक्लूड करते हैं या मेंशन करके चलते हैं। बात क्लियर हो गई? इधर बात क्लियर हो गई? एकदम क्लियर है। अगर आपसे यहां पे, तो ये चीजें यहां से इस सेल को देख के बताई जा रही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एक सब शेल में एक सब शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो वो क्या होगा? 2 इंटू 2l प्लस 1,
कैसे होगा देखो ध्यान से, यहां पे एल की वैल्यू कितनी है 1 है, एल की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 0 के लिए हमने यहां पे 2 रख दिया। भाई एल की वैल्यू 0 रखोगे तो 2l दैट इज 0 प्लस 1, तो 1 बना, ट्वाइस कर दिया तो 2 आ गया। एल की वैल्यू 0 तो ये तो हो गया, इसमें 2 हो गया। अब इसमें देखते हैं 1 के लिए देखेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, हम यहां पे कह देंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जब मेरे पास में 1p होगा तो 2 इंटू 2l प्लस 1, 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 6। क्लियर है, एकदम क्लियर है, कोई भी डाउट बचे, जो भी चीजें थी वो आपकी बिल्कुल क्लियर होती जा रही है। मेरे ख्याल से आपको पूरी तरीके से समझ आ रहा होगा हम किस तरीके से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का यूज कर रहे हैं और किस तरीके से क्वांटम नंबर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या आप कह सकते हो किस तरीके से ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, क्योंकि ये चीजें आपको बार बार में बनानी है और बार बार में मेंशन करनी है। ठीक है, पूरी केमिस्ट्री में आगे चल के आपको यूज आने वाली है। क्लियर? तो अगर यदि हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ये चीज क्लियर हो गई। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मुझे एक चीज और समझ आती है और वो ये कि हम कैसे इसमें मेंशन करते हैं, किस तरीके से हम इसमें मेंशन करेंगे कि हम जो 2l प्लस 1 है, या हम ये कह सकते हैं, आप यहां पे मेंशन कर सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हम ऑर्बिटल की बात करते हैं। इस चीज को लिख लेना साइड में कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अगर मेरे पास में किसी भी ऑर्बिटल में s ऑर्बिटल है, तो ध्यान से इस टेबल को बना लेना, s ऑर्बिटल है उसके अंदर एक डब्बा, और एक डब्बा तो मतलब मेरे पास में एक ऑर्बिटल, s में एक ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स लिख रहा हूं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, s में मतलब यहां पे l इज इक्वल्स टू 0 है, l इज इक्वल्स टू 1 है, तो वहां पे p ऑर्बिटल, और p में हमेशा 3 डब्बे बनेंगे, 3 डब्बे, तो यहां पे हमने लिख दिया 3 डब्बा। l इज इक्वल्स टू 2 दैट इज d डब्बा, मतलब d सब शेल, और इसमें कितने डब्बे हो सकते हैं, तो ये आप मेंशन कर लेना 5। आप यहां से देखो 1 3 5, तो इसका मतलब क्या होगा 7, तो यहां पे मेरे पास कितने डब्बे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो 7 डब्बे। तो L इज इक्वल्स टू 3, तो f ऑर्बिटल के लिए। तो आप जब भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल देखोगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो हमेशा ओड नंबर में चलोगे, ओड नंबर में देखो ध्यान से, 1 3 5 7 9 11 13 इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से जाएगा। ये हो गया। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सब शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब अगर यदि वो 1 है, एक ऑर्बिटल है, तो वहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 इंटू 1, इसको हमने 2 इंटू 3 कर दिया तो 6 आ गया, 2 इंटू 3 6 आ गया, 2 इंटू किसको 5 को, तो मेरे पास में 10 आ गया, 2 इंटू 7 दैट इज 14 आ गया। हम इस तरीके से मेंशन कर रहे हैं, मतलब मेरे पास में सिंपल एक फॉर्मूला बन के आ रहा है, ट्वाइस इंटू 2l प्लस 1, ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है। तो मैंने यहां पे वैल्यूज पुट की 1 6 10 14, इसका ट्वाइस कर देना, 1 इंटू 2 3 इंटू 2 5 इंटू 2 7 इंटू 2, मेरे पास में वैल्यूज निकल के आ गई। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, कैसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? अगर मान लो सपोज करो अब आपको क्वेश्चन दे दिया, कोई भी क्वेश्चन, ध्यान से समझना इस चीज को, बोल दिया जाए क्या 4f मेंशन कर सकते हैं, 4f लिख सकते हैं, तो आप चेक करोगे 4f लिख सकते हो या नहीं कर सकते। जो यहां पे ये नंबर लिखा होता है, ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, इसको हम हमेशा लिखते हैं n से, ये आगे जो नंबर लिखा होता है वो n होता है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो f लिखते हैं वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से लिखते हैं, n इंटू l, इस तरीके से लिखते हैं। वो हम बाद में लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करते हैं वो हम आगे धीरे धीरे चल रहे हैं, स्टेप्स टू स्टेप चल रहे हैं, तो उसे बाद में समझते चलेंगे। तो यहाँ पे n इंटू l इस टर्म में लिखते हैं,
तो n मेरा कौन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l मेरा कौन है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसका मतलब ये हो गया कि मैं यहां से देखूं तो n तो मेरा 4 है, l मेरा कितना है, l की वैल्यू कितनी है 4 के लिए। देखो f किसके लिए आता है, 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d, 3 के लिए f आता है 3, n = 3। तो देखो ध्यान से n और l बराबर है क्या, नहीं है, क्या छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है, बन सकता है, ये ऑर्बिटल बन सकता है, 4f फॉर्मेशन हो सकती है। क्लियर। लेकिन देखो जैसे मान लो सपोज करो आपको ऐसा क्वेश्चन लिखा मिल गया, n = 2, l = 1 एंड m = -2। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये हमारे पास में फॉर्मेशन हो सकती है? तो आप कहोगे n की वैल्यू 2, क्या ये 0 है, नहीं है, तो मतलब ये पॉसिबल है। l की वैल्यू पे आते हैं, n और l दोनों बराबर है, नहीं है, क्या इससे बड़ा है, l वैल्यू बड़ी है, नहीं है, तो n की वैल्यू से तो छोटी है, तो यहां तक तो पॉसिबल है। m की वैल्यू क्या हो सकती है, -L2 + L, -L2 + L हो सकती है, -L तो 1 है, तो -1 0 + 1 ये हो सकती है, ये तो -2 है, तो ये बन ही नहीं सकता है, तो हम कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है, नहीं बनेगा। बात क्लियर हो गई, एकदम क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर है। चलो अब हम एक चीज और जो इसमें समझनी है वो हम समझते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, देखो इसके नाम से क्लियर हो रहा है, कोई भी इसमें हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब है, हम इसको इंडिकेट करते हैं एस से, और ये एक वर्ड है जो हमें बता रहा है स्पिन। स्पिन का मतलब क्या है, घूमना, किस तरीके से वो घूमने लग रहा है, उसका रोटेशन कैसे है, मतलब हम यही देखेंगे। क्योंकि हम एक चीज पढ़ते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूम रहे हैं, लेकिन वो खुद के एक्सिस पे भी रिवॉल्व कर रहे हैं, वो खुद भी रोटेशन में है, वो यहां तो रोटेशन कर रहे हैं, लेकिन ये तो रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन खुद भी रोटेट कर रहे हैं। अब वो रोटेट किस तरीके से कर रहे हैं, अगर यदि वो रोटेट कर रहे हैं तो उसका रोटेशन कैसा है, वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अगर यदि वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो उसको हम +12 से दिखाते हैं, इसकी वैल्यू को हम हमेशा, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे किस तरीके से हाफ वैल्यू आती है, किस तरीके, ये बहुत ही छोटा पोर्शन बच जाता है, या क्वांटम केमिस्ट्री का पोर्शन बनता है जो आपको समझ नहीं आएगा। आप सिर्फ इतना ही समझिए, +12 बनेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो -12 बनेगा, या तो +12 बनेगा या फिर -12 बनेगा। क्लियर है। तो हमारे पास अगर यदि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व करने लग रहा है, अगर यदि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो हम कहेंगे ये +12 है, स्पिन इसका +12 होगा। अगर यदि ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं तो -12 होगा। किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, क्या यूज है इसका, इसको हम बहुत अच्छे से जब हम आगे चल के इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग पढ़ेंगे तो हम वहां पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन को अपवर्ड। अब इसको हम ऐसा भी दिखाते हैं, +12 को हम अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसा भी दिखा देते हैं, +12 को ऐसा दिखाते हैं, और -12 को हम हमेशा इस तरीके से दिखाते हैं, डाउनवर्ड। जैसा होता है ना कि डाउनवर्ड एरो, नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ एरो, इसका मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका मतलब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई, एकदम क्लियर है। तो पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए क्वांटम नंबर्स कैसे बिहेव करते हैं, क्वांटम नंबर्स का क्या रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि यहां से ही हमारी पूरी की पूरी केमिस्ट्री चलती है। क्वांटम नंबर ये मान लो बेसिक है पूरी की पूरी केमिस्ट्री का, ठीक है। तो आपको पूरी तरीके से समझ आना चाहिए। कोई भी डाउट जो क्वांटम नंबर से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कीजिए। अगर कोई भी क्वेरी है तो उसे क्लियर कीजिए, क्योंकि यही चीजें हम आगे चल के, अब आगे आने वाले जितने भी लॉ हैं, चाहे पॉलीज एक्सक्लूजन लॉ है, चाहे वो उसमें हंस रूल है, अफोबाउ प्रिंसिपल है, वो हमें इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करना बताएंगे। क्योंकि अभी तक तो हम सीख रहे हैं कि ये ऑर्बिटल्स हैं क्या चीजें, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते किस तरीके से उसके बारे में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियोज में हम देखेंगे। क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और क्वांटम नंबर्स की जितनी भी थ्योरीज है, जितनी भी क्वेरीज है, वो भी आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। तो अगर यदि आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।
एंड हैव ए नाइस डे।